नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो? नमस्कार, नमस्कार। आज जो हम लेकर आए हैं वो है जूलॉजी की पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी क्लियर करेंगे कॉकरोच की। कम से कम टाइम में हम जितने कम टाइम में हम कॉकरोच को कंप्लीट कर सकेंगे, हमारे लिए बेहतर रहेगा। शायद एक क्वेश्चन हमें कॉकरोच से पूछ सकता है इसी नीट पे, ठीक है? तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, डीपीपी के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक भी कर सकते हैं www.vidyarthi24.blogspot.com पर जाकर आप नोट्स और डीपीपी वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जूलॉजी की आज की पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें हम कॉकरोच के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, इन जितनी एनसीईआरटी में दे रखी है उतनी, ठीक है? लेट चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, कॉकरोच की शुरुआत, पहले हम वर्गीकरण, ये पूरा हिंदी और इंग्लिश कंबाइन चलेगा। तो इसके पहले क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात अगर हम करें तो ये जो है किस जगत से आता है, ठीक है? तो ये एनिमल किंगडम से बिलोंग रखता है, दैट्स अ क्लियर। प्राणी जगत से बिलोंग रखता है। इसका जो संघ है, ठीक है, वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसका संघ है। इसका जो वंश है वो है पेरी प्लेनेटा। वो इसकी जो जाति है वो है अमेरिकाना। जाति जो है वो है अमेरिकाना। तो यहाँ तक हमारे पास में कॉकरोच के क्या क्या क्लियर हुए? जगत प्राणी, संघ ऑर्थोपोडा, वर्ग कीट, वंश पेरिप्लेनेटा, जाति अमेरिकाना। अभिलक्षण देखते हैं अब इसके। आकार जो है 34 से 53 मिलीमीटर लंबा होता है, ठीक है? रंग की अगर हम बात करें तो भूरा या काला, चमकीला या पीला। ट्रॉपिकल क्षेत्रों में जो है लाल तथा हरे रंग का पाया जाता है। आवास जो है पूरे विश्व में नम सतह में पाया जाता है, ठीक है? आदत क्या है? रात्रिचर और सर्वभक्षी है। आर्थिक महत्व क्या है? ये पीड़क के रूप में कार्य करते हैं और खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं तथा अपने दुर्गंध युक्त उत्सर्जन कर द्वारा संदूषित कर देते हैं। खाद्य पदार्थों को संदूषित कर कई रोगों का संचारित करते हैं। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि कॉकरोच से बहुत सारी डिजीज भी हो सकती हैं। अब ये हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया जो इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें जगत प्राणी जगत का है, संघ ऑर्थोपोडा है, वंश पेरिप्लेनेटा है, जाति अमेरिकाना है। फिर हमने अभिलक्षण देखे, 34 से 53 मिलीमीटर लंबा होता है, रंग भूरा या काला हो सकता है और नम सतह पर पाया जाता है, ठीक है? आदत क्या होती है? सर्वभक्षी होते हैं, रात्रिचर होते हैं। आर्थिक महत्व क्या है? मतलब ये डिजीज पैदा कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? और हमारे घरों में करते हैं नॉर्मली, ये डिजीज ही करते हैं, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है। फिर हम इसकी आकारिकी पर चलते हैं। ये पूरी इसकी आकारिकी है। आपको क्या करना है? सिर्फ सुनना है कानों में ईयरफोन लगाकर, ठीक है? अब हम आकारिकी की बात कर रहे हैं। अब हम आकारिकी की बात कर रहे हैं, ठीक है? आकारिकी क्या है कॉकरोच की? देखो, पहले हम इसका देह विभाजन करते हैं, जिसमें 6 खंड हैं सिर के, फिर आता है वक्ष। 6 खंड है सिर के, फिर आता है वक्ष, जिसके 3 खंड हैं और उदर के 10 खंड हैं, ठीक है? ये हमारे पास में उदर है। एंड जो हमारे पास में वक्ष है वो उसके 3 खंड हैं, ठीक है? वक्ष के 3 खंड हैं, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये तीनों खंड है, ठीक है? जिसमें अब हम अंदर चलते हैं तो सिर जो है, एक सिर है, देह विभाजन में एक सिर आता है, एक वक्ष आता है, एक उदर आता है और उपांग में एक तर्करूपी श्रृंगिका, मध्यवक्षीय पंख, पश्चवक्षीय पंख यानी आगे के पंख, पीछे के पंख और पैर, इतने आते हैं, ठीक है? अब हम पहले देखते हैं देह विभाजन। देह विभाजन 3 भागों में विभक्त है। एक सिर जो 3 खंडों में, वक्ष जो 3 खंडों, सिर जो 6 खंडों में, वक्ष जो 3 खंडों में, उदर जो 10 खंडों में। पहले सिर की बात करें तो ये त्रिकोणीय अनुदैर्ध्य शरीर अक्ष के समकोण होता है। फिर अगर हम वक्ष की बात करें, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष, पश्चवक्ष 3 भागों में विभक्त होता है। उदर जो है वो, ये उदर है हमारे पास में, ठीक है? फिर अगर हम देखें उपांग की, तो तर्करूपी श्रृंगिका की बात करें तो लंबी समेदी दागिनुमा होती है, खंडित झिल्ली युक्त सॉकेट से निकलती है, नेत्र के सामने उपस्थित होती है, वातावरणीय दशाओं को मापती है। अब हम आगे के पंख या मध्य पंख, अग्र पंख, टेगामीना की बात करते हैं, जो एक जोड़ी होते हैं, ठीक है? अपारदर्शी होते हैं,
गहरे रंग की और झिल्ली नुमा आकृति के होते हैं। विराम अवस्था पर पश्च पंख को ढकती है। पश्च पंख को क्या कर लेती है? ढक लेती है। अब पश्च पंख की बात करते हैं या पीछे वाले पंख की बात करें तो ये पारदर्शी है और झिल्ली नुमा है, और ये क्या है? उड़ने में सहायक है। ये आगे का पंख है, ये पीछे का पंख है। दैट्स अ क्लियर। अब हम पैर की बात करते हैं। पैर जो है प्रत्येक वक्षीय खंड पर एक जोड़ी चलने योग्य पैर होते हैं। ठीक है, इसमें एक ये जो स्ट्रक्चर है ये एक गुदालुमा है। ये एक जोड़ी होती है गुदालुमा। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर। जो बाह्य कंकाल है, जो बाह्य आवरण है, वो किससे बना होता है? ठोस होता है, भूरे रंग का काइटिन युक्त प्लेट जो काइटिन युक्त होता है। ठीक है, काइटिन कैसा होता है? कठोर पदार्थ होता है, सॉलिड होता है, जो ये प्लेट्स में डिवाइड होता है। परिधीय पृष्ठीय प्लेट, अधरीय प्लेट। पृष्ठीय प्लेट में होता है पृष्ठकांश, अधरीय प्लेट में होता है अधरकांश। प्लेट्स आपस में एक पतली एवं लचीली संधि से या झिल्ली से जुड़े रहते हैं। ठीक है, पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े होते हैं। ये चीज याद रख लेना। ठीक है, फिर देखिए सिर वक्ष से अग्र वक्ष के एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे गर्दन कहते हैं। सभी दिशाओं में सिर की गति प्रदान करता है। गर्दन सभी दिशाओं में सिर की गति को प्रदान करता है। और आगे हम चलते हैं, जब डाइजेशन सिस्टम की बात करेंगे, आगे हम डाइजेशन सिस्टम की बात करेंगे। तो डाइजेशन सिस्टम है हमारे पास में, कहाँ गया? जस्ट ए मिनट। ये बाह्य आकार की हो गई। चलो, ये रहा डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, ये पूरा हमारे पास में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर? चलिए अब पाचन तंत्र स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र दो भागों में विभक्त करते हैं, एक आहार नाल, दूसरा सहायक ग्रंथियां। आहार नाल में क्या होता है? मुखांग द्वारा घिरा हुआ मुख के साथ सुविकसित है। इसमें आते हैं अग्रांत्र, जिसमें ग्रसनी ग्रसिका सशक्त यानी भोजन के अस्थायी संग्रहण, पेशणी यानी ग्रंथि जटिल, मध्यांत्र या जिसमें अग्रांत्र व पश्चांत्र के मध्य है। पश्चांत्र की बात करें जिसमें क्षुद्रांत, वर्धांत और मलाशय तीन आते हैं। सहायक ग्रंथियों में हमारे पास में लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, मेलपीगी नलिकाएं, ये सारी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नाल की, जिसमें जो सबसे पहले आता है अग्रांत्र, पूर्ण रूप से क्यूटिकल द्वारा आश्रित होता है। उसमें आते हैं ग्रसनी। ग्रसनी छोटी होती है, नलिकाकार होती है। फिर आता है ग्रसिका, संकीर्ण होती है, मतलब पतली होती है और नलिकाकार होती है। फिर आता है सशस्त, जो भोजन की अस्थायी संग्रहण के लिए थैलीनुमा संरचना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास में, सशस्त जो भोजन के लिए संग्रहण के लिए एक थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, फिर है पेशणी या ग्रंथिल जठर, बाहरी मोटी वर्तुल पेशी स्तर तथा 6 काइटिन दांत होते हैं। भोजन कणों को पीसने के लिए ग्रंथिल जठर है वो काम में आती है। फिर हम बात करते हैं मध्यंत्र या मध्यांत्र की, जिसमें अग्रांत और पश्चांत्र के मध्य स्थित होती है। अग्रांत और पश्चांत्र के। ठीक है, अग्रांत की हमने बात की जिसमें ग्रसनी, ग्रसिका, सशस्त और पेशणी है। अब पश्चांत्र की बात करते हैं, उससे बीच में होती है मध्यांत्र। पश्चांत्र जो है वो क्षुद्रांत, बृहदांत और मलाशय। ठीक है, मध्यांतर से अधिक चौड़ा होता है पश्चांत्र। मलाशय जो है गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलता है। ठीक है, अब हम सहायक ग्रंथियों की बात करें। सहायक ग्रंथियों में जो सबसे पहली सहायक ग्रंथि है दैट इज लार ग्रंथि, जो एक जोड़ी होती है। सशस्त, जो भोजन को स्टोर करता है। ठीक है, थैलीनुमा संरचना है, उसके निकट उपस्थित होती है। इसमें एक लार कुंड भी होता है। अब आप पूछोगे कि लार कुंड कौन सा होता है, तो ये लार कुंड है हमारे पास में। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये जो स्ट्रक्चर है ये लार कुंड है। दैट्स अ क्लियर। यकृतीय या जठरीय अंतनाल की अगर हम बात करें तो ये 6 से 8 नलिकाओं का वलय है। अग्रांत्र तथा मध्यांत्र में संधि पर पाचक रस का स्त्रावण करते हैं। फिर अगर हम मैलपीगी नलिकाएं या उत्सर्जी तंत्र का बात करें तो 100 से 150 नलिकाएं होती है। पीले रंग की मध्यांतर तथा पश्चांतर के संधि पर पतली तंतुमयी नलिका होती है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम आंतरिक आकार की देखें, जिसके अंदर आता है रक्त संवहन तंत्र। जिसके अंदर आता है रक्त संवहन तंत्र, ये हमारे पास में है रक्त संवहन तंत्र। अब इसके अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है?
इसके अंदर पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। अब बात करते हैं खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र की, जिसे 3 भागों में हम बाँटते हैं। पहला है हृदय, दूसरा है रक्तवाहिनी, तीसरा है रुधिर लसिका। सबसे पहले अगर हम हृदय की बात करें तो 13 कोष्ठ युक्त लंबी पेशीय नलिका है, वक्ष तथा उदर के मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ-साथ स्थित है। दोनों तरफ आशययुक्त कीपाकार कोष्ठ। हृदय में रक्त का प्रवाह अग्र रूप से होता है। फिर हम रक्त वाहिनी की बात करें तो ये अल्प विकसित होती है, रक्त गुहा में प्रवेश करती है। अगर हम रुधिर नलिका की बात करें तो ये रंगहीन प्लाज्मा एवं हीमोसाइट्स का बना होता है। रुधिर नलिका में डूबी रहती है, अतरंग अंग है। ठीक है, तो रुधिर लसिका क्या है? आशय द्वारा हृदय, हृदय द्वारा रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी द्वारा साइनस, साइनस द्वारा फिर से आस्ते, रुधिका लसिका आस्ते द्वारा। ये रुधिका लसिका का परिसंचरण है। ये रुधिका लसिका का परिसंचरण है। रुधिका लसिका आशय द्वारा हृदय में, हृदय से रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी से साइनस और फिर से रुधिर लसिका आशय द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की, कॉकरोच के श्वसन तंत्र की। यह हमारे पास में कॉकरोच है। अब इसके श्वसन तंत्र की बात करते हैं। सम्मिलित संरचना, श्वास नली का जाल होता है, पतली शाखित नलिकाएं होती है जो शरीर के पार्श्व भाग में उपस्थित होती है। 10 जोड़ी श्वसन रंध्रों द्वारा खुलती है। श्वसन रंध्रों का छिद्र अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। गैसों के विनिमय का स्तर विसरण द्वारा श्वास नलिकाओं पर होता है। अब हम उत्सर्जी तंत्र की अगर हम बात करें, उत्सर्जी तंत्र की अगर हम बात करें, सम्मिलित संरचनाएं मेलबिकी नलिकाएं ग्रंथिल तथा पक्षमाभी कोशिकाओं द्वारा आश्रित होती है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करते हैं तथा इन्हें यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पश्चांतर द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, उत्सर्जी जो उत्पाद है वो होता है यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अन्य उत्सर्जित संरचनाएं हैं वसाकाई, वृक्काणु उपत्वचा और यूरेकोस ग्रंथियां। क्लियर। अब हम तंत्रिका तंत्र की बात करें, कॉकरोच के तंत्रिका तंत्र की बात करें तो उसमें यानी न्यूरॉन सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जिसे हमने 2 भागों में बांटा, सिर, शरीर का अधर तल। सिर की अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र का अनुपात, तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा भाग सिर के अंदर होता है और तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग शरीर के अधर तल में होता है। ठीक है, अगर हम संरचना की बात करें तो अधिग्रशिका गुच्छिका यानी मस्तिष्क तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है, जिसमें श्रृंगिका तथा संयुक्त नेत्र होते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में 2000 षटकोणीय नेत्रांश होते हैं। अगर हम शरीर के अधर तल की बात करें तो युग्मित श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाएं जो अनुदैर्ध्य संयोजन से जुड़ी रहती है। वक्ष में 3 गुच्छिकाएं और उदर में 6 गुच्छिकाएं होती है। अब हम संवेदी अंग की बात करें तो श्रृंगिका, लेबिलियर स्पर्शक, नेत्र, मैक्सिलरी स्पर्शक, गुंदालूम। कॉकरोच में मोजेक दृष्टि होती है जिसकी सुग्राहिता अधिक परंतु विभेदन कम होता है। यदि कॉकरोच का सिर काट दिया जाए तो यह 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, क्योंकि इसका जो तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग है वो पीछे यानी अधर तल में होता है। तो अगर तंत्रिका तंत्र काम करेगा तो ये कुछ दिनों के लिए जिंदा रह सकता है। रीजन आपको पता चल गया आज कि क्यों जिंदा रह सकता है। ठीक है, अब चलते हैं कॉकरोच के हम जनन तंत्र पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ठीक है, जनन तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया। पहला जो हमारे पास में ये है हमारे पास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फिर सेकंड नंबर है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रुको रे भाई साहब, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले हम बात करें अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। पहले हम बात करें वृषण की, तो एक जोड़ी पार्श्व भाग में होता है, 4th से 6th अधरीय खंड में होता है। ठीक है, अब हम बात करें 2 नंबर चीज, इसमें शीर्षणीय ग्रंथियां होती हैं, लंबी नलिकाएं, छोटी छत्रक ग्रंथियां होती हैं, 6 से 7 उदरीय खंड, सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। इसमें एक शुक्राशय, एक शुक्रवाहिका, सशक्लन वाहिनी नर जनन छिद्र द्वारा खुलता है जो गुदा के आधार तल पर होता है। इसमें एक गुदा लूम होता है, एक पश्च गुदा शुक जो एक जोड़ी केवल नरों में होता है। अगर हम बाह्य जननेंद्रिय युग्मन प्रवर्धन की बात करें तो कार्य और संगठन 2 होते हैं। कार्य में काइटिनी असम्मितीय संरचना, ठीक है,
नर जनन रंध्र के चारों ओर उपस्थित 3 शीशन खंड। संगठन की बात करें तो दायां शीशन खंड, अधरीय शीशन खंड, बायां शीशन खंड, जिसमें कूट शीशन, लिग्गा, ग्रीकांत आता है। नर जनन कोष्ठ जो है पृष्ठीय रूप से नौवें तथा 10वें पृष्ठ और अधरीय रूप से 9वें अधर द्वारा घिरा रहता है। ठीक है। अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र की, जिसमें एक जोड़ी अंडाशय जो 2 से 6 उदरीय खंड, एक अंडाशय में 8 अंडाशयक, प्रत्येक अंडाशयक में परिवर्धित हो रहे अंडों की श्रृंखला होती है। एक अंडवाहिनी, एक शुक्रवाहिनी, शुक्रग्राहिका एक जोड़ी होती है, 6 उदरीय खंड में होती है। ठीक है। एक जनन कक्ष, एक बाह्य प्रगुहा, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं जनन कोष्ठ। एक होता है युग्मन प्रवर्धन। ठीक है। सामान्य अंडवाहिनी, श्लेष्म ग्रंथि एक जोड़ी, अंड कवच का श्रवण। जनन कोष्ठ 7वें अद्रक तथा 8वें व 9वें अद्रक द्वारा घिरा रहता है। जनन कोष्ठ का अग्रभाग मादा जनन रंध्र, स्पर्मेथिकल छिद्र तथा श्लेष्म ग्रंथियां। अब हम शुक्राणु का पथक्रम की बात करें तो वृषण से शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से शुक्राशय, शुक्राशय से सशक्ल वाहिनी, सशक्ल वाहिनी से नर जनन छिद्र, नर जनन छिद्र से संभोग द्वारा मादा सुग्राहिका में, फिर वहां से शुक्राणु और अंडाणु निषेचित होते हैं। अब मादा से अंडाणु कैसे आता है? जैसे अंडाशय से अंडवाहिनी, अंडवाहिनी से सामान्यतः मादा जनन छिद्र में, और फिर अंडाणु और शुक्राणुओं का फर्टिलाइजेशन होता है। मादा जनन कोष्ठ निषेचन, श्लेष्म ग्रंथियों के स्त्रवण से अंड कवच का निर्माण होता है। मादा औसतन 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है, प्रत्येक में 14 से 16 निषेचित अंडे होते हैं। अगर हम गुदालुम और गुदाशूक की बात करें तो गुदालुम युग्मित लंबी होती है, गुदाशूक युग्मित छोटी होती है। गुदालुम संधियुक्त होती है, गुदाशूक असंधियुक्त होती है। गुदालुम तंतुमय होती है, गुदाशूक धागेनुमा होती है। गुदालुम नर और मादा दोनों में होती है, गुदाशूक सिर्फ और सिर्फ नर में होता है। मादा अंड कवच को संपुट दरारों या आर्द्रता युक्त स्थानों पर भंडारित करती है। अभ्रक 13 बार निर्मोचन यानी पेरोमेटाबोलस परिवर्तन से वयस्क होता है। फिर अंतिम अभ्रक अवस्था से पहली अवस्था में पक्ष तलप में पाए जाते हैं, लेकिन केवल वयस्क कॉकरोच में पंख पाए जाते हैं। सिर्फ वयस्क जो है हमारे पास में, जो अडल्ट कॉकरोच हैं उनमें ही पंख पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास में मेल रिप्रोडक्टिव है सिस्टम है, ये हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ठीक है। ये हमारा पूरा कॉकरोच का पॉडकास्ट कंप्लीट होता है इन जस्ट ए लगभग 17-18 मिनट या 20 मिनट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी जानकारी बैच से रिलेटेड एंड क्लास से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.vidyarthi.24